बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट खबर याद आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले चंद लेक्चर्स में मैंने आपको सीट की क्लीनिंग के हवाले से, क्रैकिंग के हवाले से, डिहेलिंग के हवाले से, फ्लैकिंग के हवाले से, कुकिंग के हवाले से और एक्सपेलर मशीनों में केक किस तरह बनाया जाता है इस हवाले से बताया था। और जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 था हमारा, उसमें मैंने आपको सॉल्वेंट के मुतालिक भी बताया था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं यानी कि हेक्सेन, उसके बारे में बताया था। अब PRP सेक्शन मैंने आप कंप्लीट आपको बता चुका हूँ पहले। अब केक तो तैयार हो गया, अब केक को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की तरफ लेके आएंगे ताकि उसमें से हम ऑयल को निकाल सकें और मील बना सकें। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और हर स्टेज को मैं 1 बाय 1 मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सट्रैक्शन सिस्टम के हवाले से कि हमने केक में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। जब PRP से केक सॉल्वेंट प्लांट की तरफ आता है, जो पहली मशीन होती है उसको हम एक्सट्रैक्टर मशीन कहते हैं। एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर ही केक इंटर होता है। तो इस मशीन का मैं पहले आपको मैकेनिकली बता देता हूँ, इसमें मैकेनिकली कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं, बाद में इसका ऑपरेशनल सिस्टम की तरफ जाएंगे। तो मैकेनिकली लिहाज से जो एक्सट्रैक्टर मशीन होती है ये एक हॉरिजेंटल टाइप की मशीन होती है, हॉरिजेंटल टाइप होती है और ये PRP से चैन कन्वेयर नंबर 1 से जुड़ी होती है। और एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर एक चैन कन्वेयर लगी होती है, और इस चैन कन्वेयर के ऊपर जालियाँ लगी होती हैं और ये जाली जो होती है 28 से 30 मैच तक की होती हैं। मुख्तलिफ जाली लगी होती हैं इस चैन के ऊपर। और ये जो चैन होती है, चैन कन्वेयर होती है, ये कनेक्ट होती है एक गियर सिस्टम के साथ। और ये जो गियर सिस्टम है इसकी जो स्पीड होती है वो एडजस्टेबल होती है, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर चैन कन्वेयर के अंदर यहाँ पे एक हॉपर लगे होते हैं, हॉपर सिस्टम लगा होता है, हॉपर लगे होते हैं, मुख्तलिफ हॉपर बने होते हैं। तो मतलब बर्तन बने होते हैं जिसमें हेक्सेन जमा होती है, हॉपर बने होते हैं और हर हॉपर एक पंप की मदद से कनेक्ट होता है। ये पंप की पूरी एक सीरीज़ होती है, जितने हॉपर होंगे उतने पंप लगे होते हैं और ये पंप कनेक्ट होते हैं शावरिंग सिस्टम के साथ। जो एक्सट्रैक्टर के अंदर हम शावरिंग करेंगे हेक्सेन की केक के ऊपर, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और इसके बाद एक कटर सिस्टम, कटर लगा होता है, ब्रश लगे होते हैं, रेंजिंग पंप होता है और टेम्परेचर गेजेस लगी होती हैं, एयर की लाइंस होती हैं, मतलब जो गैसेस वगैरह या प्रेशर वगैरह जो ना बने एक्सट्रैक्टर के अंदर, वो एयर लाइंस लगी होती हैं। और बाकी जो ऑयल निकलने के बाद वो फ़िल्टर की तरफ जाएगा, फ़िल्टर लगा होता है। ये फिर इसको जो कंप्लीट लेक्चर तो मैं आपको डिस्टिलेशन मिसले की तरफ, जब डिस्टिलेशन की तरफ जाएंगे उस वक्त बताऊंगा। और उसके बाद एक 5 नंबर कन्वेयर लगी होती है, जो हमारा वो जो केक में से ऑयल निकलने के बाद जो मील होता है वो 5 नंबर कन्वेयर से DTT सॉल्वेंटाइजर टोस्टर मशीन की तरफ जाएगा। तो 5 नंबर कन्वेयर के साथ ये कनेक्ट होता है। 1 नंबर कन्वेयर से केक आता है और 5 नंबर कन्वेयर से जो मील होता है हमारा DT की तरफ चला जाता है। तो ये था इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर ना। तो इसको हम, इसका जो एक्सट्रैक्टर मशीन है इसका दूसरा नाम बेड भी है, इसको हम बेड भी कह सकते हैं आप, BED बेड मतलब उर्दू में हम जिसको प्लंग कहते हैं, वो क्योंकि इसकी जो शेप है इस तरह बेड शेप में है ना, तो इसको बेड भी हम कह सकते हैं। तो नाज़रीन ये था इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर था। अब मैं आपको इसका ऑपरेशनल सिस्टम की तरफ जाते हैं, इसको हमने ऑपरेट कैसे करना है। तो नाज़रीन अगर इसके ऑपरेशनल सिस्टम की बात करें तो जब आपने केक लेना है PRP सेक्शन से, तो उस वक्त आपने ये जो चैन कन्वेयर है इसको भी बंद रखना है और जो शावरिंग सिस्टम है हेक्सेन की शावरिंग को, उसको भी आपने बंद रखना है, क्योंकि ये जब केक यहाँ से आना शुरू होगा तो वो यहाँ पे एक्सट्रैक्टर जो इसकी जो चैन कन्वेयर है इसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जगह खाली होगी तो हेक्सेन जब यहाँ से आप अगर इंटर करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो हेक्सेन यहाँ से एटमॉस्फेयर में खारिज हो जाएगी, आपका हेक्सेन का लॉस हो जाएगा। तो आपने इसको जो चैन कन्वेयर है इसको भी बंद रखना है और हेक्सेन को भी आपने शावरिंग नहीं करनी उस वक्त तक जब तक ये हॉपर फुल नहीं हो जाता। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर केक जमा होना शुरू हो गया है, जमा हो रहा है केक, आप मैं जल्दी बना देता हूँ, या केक जमा हो गया है। यहाँ लुकिंग ग्लास हो लगा होगा, आप देखेंगे कि केक यहाँ तक जमा हो गया, अब ये हॉपर फुल हो गया, अब हेक्सेन यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। तो ये 3 से 4 फुट हर एक्सट्रैक्टर की जो लेंथ होती है वो मुख्तलिफ होती है, वो होती है प्रोडक्शन के हिसाब से। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से 3 से 4 फुट यहाँ तक केक हो गया है, तो यहाँ से वो केक, अब हमने यहाँ पे प्लेट लगी होगी, अब केक यहाँ से जमा हुआ है और कंटिन्यूसली केक आ रहा है और यहाँ से अब केक हमने कन्वेयर को चला दिया, चैन कन्वेयर को, केक अब यहाँ से आना शुरू हो चुका है, चलना शुरू हो चुका है। और हमने अब हेक्सेन सिस्टम जो शावरिंग सिस्टम है उसको भी हम चला देंगे। अब हेक्सेन जो है वो सेपरेटेड टैंक से आएगी। सेपरेटेड टैंक में कंप्लीट लेक्चर आपको उस वक्त दूंगा जब हम इसकी जो हेक्सेन की रिकवरी पढ़ेंगे, उस वक्त दूंगा। अब यूँ समझ लें, अब इतना समझ लें कि जो हेक्सेन है हमने सेपरेटेड टैंक से हमने एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर दाखिल करनी है। अब सेपरेटेड टैंक से जब हेक्सेन आएगी वो रेंजिंग पंप में आएगी। रेंजिंग पंप का क्या काम होता है इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पर जब हेक्सेन जमा होगी इस हॉपर में हेक्सेन जमा होगी, यहाँ से जो पंप होगा इस हॉपर का, ये उठा के इसको यहाँ पे शावरिंग कर देगा एक्सट्रैक्टर की जाली के ऊपर। अब इसी जाली के नीचे एक हॉपर लगा होगा, वो हॉपर
इसको नीचे पंप की तरफ भेजेगा हेक्सेन को, हेक्सेन ये पंप उठा के अगली शावरिंग की तरफ भेजेगा। इस तरह ये फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर पाँचवीं में, हर एक्सट्रैक्टर में मुख्तलिफ शावरिंग सिस्टम लगा होता है उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से। तो ये जब यहाँ पे शावरिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा, जब फ़र्ज़ करें केक अब यहाँ पहली शावर में आ चुका है, अब हेक्सेन जब इस केक के ऊपर पड़ेगी, अब इसके अंदर जो अपने टेम्परेचर रखना है वो 57 से 60 सेंटीग्रेड तक आपने टेम्परेचर रखना है। अब हेक्सेन का वैसे बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और डेंसिटी भी कम है, 0.65 है, तो 68 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब आप इसका इतना टेम्परेचर रखेंगे, इसकी मज़ीद इसका जो बॉइलिंग डेंसिटी है वो और कम हो जाएगी, और जो केक है वो भी गर्म हो जाएगा। और केक के अंदर जो आयल होता है वो अल्ट्रास्कोपिक साइज़ में था पहले, उसको हमने वो जो सेल वाल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, हमने फ्लैकर के अंदर रैप्चर कर दी, फिर एक्सपेलर मशीनों में हमने उसको प्रेस कर दिया, वो बिल्कुल पाउडर हो गया उसका जो सीड था। अब जो आयल है वो बहने की पोजीशन में, उसकी डेंसिटी कम हो चुकी है, हीट की वजह से भी उसकी डेंसिटी कम हो चुकी है बहने की पोजीशन में। और हेक्सेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब हम हेक्सेन को शावरिंग करेंगे केक के ऊपर, तो केक के अंदर जब सेल्स के अंदर वो हेक्सेन पहुंचेगी, तो वो हेक्सेन ऑर्गेनिक है, ऑयल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, मिलेंगे, वो कहेंगे हम एक ही अबाव जाद है हमारा, तो वो हेक्सेन और ऑयल इकट्ठा हो जाएगा। तो वो जब इकट्ठा होगा उस वक्त हम इसको कहेंगे मिसला, मिसले का नाम देंगे। इस मिसले को कंप्लीट मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, जब मिसला डिस्टिलेशन करेंगे, मिसले का लफ्ज़ी मायने क्या है इसको मैं कंप्लीट बताऊँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक यही जान लीजिए कि जब ये हेक्सेन निकाल लेंगे आयल को, इसको हम मिसला कहेंगे। तो जब ये केक यहाँ पे पहली शावर से गुजरेगा, तो यहाँ ये तक अगर इसमें 10% आयल हो तो 3 से 4% तो यहीं निकल जाएगा, फिर इसके बाद अगली शावर में आएगा, फिर इसी तरह तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, इस तरह ये कंटिन्यूसली प्रोसेस केक आता जाएगा और ये आगे चैन इसको लेके आती जाएगी। तो नाज़रीन, जब हेक्सेन कंटिन्यूसली इसके ऊपर केक के ऊपर शावरिंग हो रही है, तो केक के ऊपर एक लेप सा बन जाएगा और मज़ीद हेक्सेन उसके अंदर पेनिट्रेशन में उसकी मुश्किल होगी। तो हम एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर एक हैंगिंग रैक सिस्टम लगा देंगे। रैक सिस्टम इस तरह का होता है, इसके अंदर इस तरह कंघी टाइप की इस तरह लगी होती हैं, और केक उसके अंदर से जब निकले जाएगा तो उसको फाड़ देगी केक को, ताकि उसके अंदर से वो लाइनें बना दे और हेक्सेन उसके अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर जाए। ये एक्सट्रैक्टर के अंदर 3 भी लगी होती हैं, 2 भी लगी होती हैं, 4 भी लगी होती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सट्रैक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है। अब केक यहाँ से कंटिन्यूसली आ रहा है और ये जो रैक सिस्टम है ये उसको मुसलसल उसको फाड़ रहा है और हेक्सेन उसके अंदर पेनिट्रेशन हो रही है और आयल निकल रहा है। आयल इस हॉपर से फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, और यहाँ से ये फ़िल्टर की तरफ निकल जाएगा। फ़िल्टर का प्रोसेस भी मैं आपको जब हम मिसला डिस्टिलेशन पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी कंप्लीट। अब यहाँ से आयल तो निकल गया, आयल हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ से आखिरी शावर से जब ये मील निकलेगा, अब इसके अंदर तकरीबन अंडर 1% आयल मौजूद होगा, 1% होगा या 1% से कम आयल इसमें मौजूद रहेगा। तो जब यहाँ से इसको हम थोड़ा रेस्ट देंगे, इसके नीचे जो जाली लगी होगी एक्सट्रैक्टर मशीन की, जो जाली लगी होगी वो यहाँ से जो हेक्सेन है यहाँ से बहना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे प्लेट लगी होगी, प्लेट इस हेक्सेन को इस हॉपर्स में लेके चली जाएगी। मज़ीद इसके अंदर हेक्सेन मौजूद रहेगी, सारी की सारी यहाँ पे से जाली के नीचे से एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। तब हम इसको मार्क का नाम देंगे, MARC। मार्क का मतलब ये होता है कि सादा लफ्ज़ों में आपको बता दूं, जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे अंगूर लेता हूँ, अंगूर को अगर मैं प्रेस करता हूँ ग्रेप्स को, तो उसके अंदर से वो जो पानी निकलेगा या शीरा निकलेगा ना, तो उसको हम उस सिस्टम को उसको प्रोसेस को हम मार्क कहते हैं। मतलब अगर मैं इसको इस एक्सट्रैक्टर मशीन में जो मील है इसको अगर मैं उठा लूँ, तो हाथ में अगर इसको प्रेस करूँ तो हेक्सेन यहाँ से चढ़ना शुरू हो जाएगी, मतलब निकलना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर हेक्सेन होगी और वो बिल्कुल हेक्सेन से धुला हुआ होगा। तो इसको हम मार्क का नाम देंगे, इसको मील का नाम नहीं देंगे हम, इस वक्त हम इसको मार्क कहेंगे क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद है। तो जब ये यहाँ से मार्क यहाँ से एक्सट्रैक्टर की जाली से आएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, कम से कम या इसको यहाँ से लेके केक को यहाँ तक 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। एक्सट्रैक्टर की मशीन की जो बेल्ट की स्पीड होती है, ये चैन कन्वेयर की जो स्पीड होती है बहुत ही कम होती है। यूँ समझ लें कि कछुए की जो चाल होती है या उसकी जो रनिंग होती है उसका जो 5वां या 10वां हिस्सा लगा लें, तो बहुत ही सुस्त रफ्तार में ये केक यहाँ तक पहुँचता है। 2 से 2.5 घंटे उसको लग जाते हैं। जब केक यहाँ तक पहुँचेगा, एक कटर की मदद से हम उसको कट करेंगे। इस मार्क को कट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल बॉन्ड बन चुका है अब हेक्सेन की मदद से, मुसलसल शावरिंग की वजह से। तो फिर
अगर ये कटर ना हो तो ये सही ठीक से कंटिन्यू मतलब यूनिफॉर्म साइज़ में ये नहीं टूटेगा। तो कभी ज़्यादा टूट जाएगा, टूट के नीचे गिरेगा 5 नंबर कन्वेयर में, कभी कम टूटेगा, तो इस वजह से चैन को भी नुकसान हो सकता है। तो ये कटर लगा होता है कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में ना, तो ये इसको मार्क को तोड़ता जाएगा और चैन कन्वेयर 5 नंबर कन्वेयर को देगा ये DT की तरफ लेके चलेगी, जहाँ हम इसको डीसोलिमेटाइज करेंगे। तो DT का प्रोसेस लेक्चर नंबर मैं आपको मिसले के बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आपको इसका DT का बताऊँगा। तो उसके बाद चैन यहाँ से मुड़ेगी और उसका दूसरी मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगर यहाँ से ये कटर ना लगाएं तो ये केक यहाँ इस दीवार से भी टकरा सकता है। तो जब इस टकराएगा तो अगर बॉन्ड ज़्यादा बना हुआ है तो इस दीवार से टकरा के ये चैन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कटर होना बहुत ज़रूरी है। फिर जब ये चैन यहाँ से मुड़ेगी तो यहाँ पे बुरश लगा होगा जो इस चैन की सफाई करेगा, ताकि इसको जो अंदर जो पाउडर है वो यहाँ से चैन 5 नंबर कन्वेयर में ही चला जाए। तो उसके बाद यहाँ पे जो रिंजिंग पम्प मैंने आपको पहले बताया था हेक्सेन, यहाँ पे हम शावरिंग करेंगे, उसकी जो जाली है उसके नीचे हम शावर करेंगे इस तरह, ताकि उसका जो पाउडर है वो उतर जाए, वो यहाँ से हॉपर में आ जाएगा। हॉपर से हम इसको यहाँ से नीचे से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम पंप की मदद से हेक्सेन को दोबारा इसमें शावर कर देंगे। ये कंटिन्यूस सिस्टम फिर केक के ऊपर शावरिंग शुरू हो जाएगी। तो मज़ीद ये जाली फिर आगे की तरफ जाएगी, यहाँ से जो हेक्सेन की जो ड्रॉप्स होंगे वो बॉटम की तरफ आएंगे, बॉटम से हम एक हॉपर में कनेक्ट कर लेंगे। हॉपर लगे होंगे नीचे भी, उन हॉपर्स को हम जो हेक्सेन है उसको हम फ़िल्टर के अंदर डाल देंगे, वो डिस्टिलेशन मिसले की तरफ चले जाएंगे। तो ये था इसका ऑपरेशन सिस्टम। और इसमें जो आपने वैक्यूम देनी है, बहुत ही हल्की वैक्यूम देनी है, 2 से 4 mmHg आपने इसको वैक्यूम लगानी है, ताकि जो गैसेस वगैरह इसके अंदर बने तो वो इसको प्रेशर ना बन जाए एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर, वो गैसेज यहाँ से निकल जाए। और ये गैसेज निकल के कहाँ जाएंगी, जब हम इसकी हेक्सेन की रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको ये एयर जो लाइन है इसके मुतल्लिक़ मैं आपको बताऊँगा। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं मील के अंदर आयल होता है वो क्यों बढ़ता है, किन वजूहात की वजह से एक्सट्रैक्शन हमारी पुअर एक्सट्रैक्शन होती है। तो नाज़रीन पुअर एक्सट्रैक्शन या मील के अंदर आयल का बढ़ जाना 2 सेक्शन की ख़राबी की वजह से हो सकता है, या तो PRP सेक्शन में ख़राबी होगी या सॉल्वेंट प्लांट में खुद की ख़राबी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको PRP सेक्शन में जो ख़राबी होती है जिसकी वजह से मील के अंदर आयल बढ़ जाता है उसके बारे में बता देता हूँ। जो पहले नंबर पे है रैप्चर ऑफ आयल सेल्स। अगर हम सीड के जो सेल्स होते हैं जिसमें अल्ट्रास्कोपिक साइज़ में आयल पैक होता है, आपको पता है, तो अगर वो सही से रैप्चर ना हो तो मील के अंदर आयल बढ़ सकता है। कैसे? अगर हम फ्लैकिंग सही से नहीं करेंगे सीड की, तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन और जो अल्ट्रास्कोपिक साइज़ के सेल्स होंगे जिसके अंदर आयल पैक है उसको रैप्चर नहीं करेंगे, फिर आगे ये जो सीड आगे जाएगा एक्सपेलर मशीनों में, एक्सपेलर मशीनें भी उसको ठीक से प्रेस नहीं कर सकेंगी सीड को। सीड का जो हार्ड पार्टिकल्स है वो मौजूद रहेगा, वो रैप्चर नहीं हुआ होगा। आपने फ्लैकिंग ठीक से बेहतर करनी है। अगर आपकी फ्लैकिंग बेहतर ना हुई फिर आगे एक्सपेलर मशीनें भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगी। अगर वहाँ पे कंट्रोल ना हुआ तो वो जो सीड का हार्ड पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की तरफ आ जाएगा एक्सट्रैक्टर मशीन में। एक्सट्रैक्टर मशीन में जो हेक्सेन है उसमें से आयल नहीं निकाल सकेगी, क्योंकि हेक्सेन आयल जो निकालेगी वो पाउडर में से ही निकाल सकती है। एंड रिज़ल्ट ये जो सीड का हार्ड पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल सीड के होंगे, ये मील के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो आपकी एक तो पुअर एक्सट्रैक्शन होगी और दूसरा ना वो जो मील के अंदर आयल है वो भी बढ़ जाएगा। एक वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि यूनिफॉर्म केक साइज़, बाज़ का केक बड़े साइज़ का होता है और हार्ड किस्म का होता है, जिसमें मतलब बहुत सारे सीड ऐसे हैं, जैसे सनफ्लावर को ले रहे हैं उसमें फाइबर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो केक जो होता है बड़े साइज़ का हो जाता है और आपको हैमर मशीन लगानी पड़ती है। इस तरह अगर आपका जो PRP सेक्शन है वो डबल है, आप मैकेनिकल प्रेसिंग की मदद से ज़्यादा आप उसको आयल वहाँ उसका निचोड़ करना चाहते हैं आयल का PRP सेक्शन में, तो आप डबल मशीनें लगाते हैं, एक्सपेलर मशीनें, तो उसमें भी केक बड़े साइज़ का और हार्ड होता है। तो आपने क्या करना है, आपने हैमर मशीन लगानी है ताकि जो केक का साइज़ होता है वो साइज़ हो उसे आपने छोटा करना है, यूनिफॉर्म साइज़ का केक आपने बनाना है। मतलब जो आपकी शहादत की उंगली है इससे इतना हो या इससे भी थोड़ा छोटा होना चाहिए केक का साइज़। अगर आपने बड़े साइज़ का केक सॉल्वेंट प्लांट में भेजा तो जो हेक्सेन है वो जब इस पे शावर होगी तो बड़े बड़े जो पीसेस होंगे केक के, तो वो पूरा उसको उसके अंदर पेनिट्रेशन में उसको मुश्किल होगी, तो अब तो भी आपका आयल मील बढ़ सकता है। फिर नंबर 3 पे है मॉइस्चर। जो आइडियल मॉइस्चर है केक के अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए 7 से 8% तक। अगर आपका मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, 10 से 12% हो गया, एक तो क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हेक्सेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑयल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि जो पानी है, जो वाटर है, मतलब मॉइस्चर है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब ये सेल, फ़र्ज़ करें ये सेल है, यहाँ पे अंदर आयल है और यहाँ पे मॉइस्चर भी है, तो हेक्सेन जब इस पे शावरिंग करेंगे तो हेक्सेन को थोड़ा मुश्किल होगी आयल को लेने में, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड दरमियान में आ जाएगा, तो इसलिए भी आपका आयल एंड मील बढ़ सकता है। दूसरी वजह, अगर ये आयल निकाल भी ले तो जब इसको हम डिस्टिलेशन करेंगे
मिसले वो या अगर डिस्टिलेशन प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे, मॉइस्चर ऑयल के अंदर शामिल होगा, उसमें भी आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी और ऑयल की क्वालिटी भी ख़राब होगी। और मॉइस्चर को भी आपने मेंटेन रखना है पीआरपी सेक्शन की तरफ से। तो उसके बाद है इंक्रीज़ ऑयल इन केक। केक के अंदर ऑयल का अचानक से बढ़ जाना, मिसाल के तौर पे अगर ये जो सॉल्वेंट प्लांट का फोरमैन है या ऑपरेटर है, उसको पता है कि जो पीआरपी से केक आ रहा है उसमें 10% ऑयल आ रहा है, तो उसके मुताबिक वो जो एक्सट्रैक्टर की चेन है उसको चलाएगा, उसका जो उसकी स्पीड बढ़ाएगा और उसमें जो एक्सट्रैक्शन रेट है, मतलब जो सॉल्वेंट को वो शावरिंग करवाएगा केक के ऊपर, वो उसी के मुताबिक करवाएगा, उसी के मुताबिक उसकी फ़्लो बढ़ाएगा। तो फ़र्ज़ करें कि पीआरपी सेक्शन में किसी ख़राबी की वजह से या उन्होंने मैकेनिकल कोनों को खोल रिलीज़ कर दिया, तो केक की मोटाई भी में भी इजाफा हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर ऑयल इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब अब वो 10 से 15% हो गया, 15% ऑयल केक के अंदर आ रहा है। तो हमारी जो सेटिंग थी वो तकरीबन 10 के हिसाब से थी। अगर ऑपरेटर को बर वक्त पता ना चला तो ये भी एक फैक्टर है कि ऑयल जो मील के अंदर ऑयल है वो बढ़ सकता है, क्योंकि शावरिंग उसके मुताबिक नहीं होगी और हेक्सेन इसमें नाकाम हो जाएगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने में। तो उसके इससे नतीजा ये होगा कि वो मील के अंदर ऑयल चला जाएगा। तो ये था पीआरपी साइड से। अब चलते हैं सॉल्वेंट प्लांट की तरफ से कौन सी मिस्टेक्स की वजह से मील के अंदर ऑयल बढ़ जाता है। तो पहली जो रीज़न है वो टेम्परेचर है। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर 57 तक होना चाहिए, 57, मैक्सिमम 60 आप करना है तो कर लें, लेकिन 57 बेहतरीन टेम्परेचर है। तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाए, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 68 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर 60 से ऊपर जाएगा तो ये एवोपरेट होना शुरू हो जाएगी और एयर के रास्ते ये कंडेंसरों की तरफ चली जाएगी हेक्सेन हमारे। जो हमें ज़रूरत होगी उस पर केक के ऊपर शावरिंग करने के लिए, वो उस मिकदार में उसको नहीं मिलेगी और एक्सट्रैक्टर के अंदर एक प्रेशर बिल्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से भी ऑयल एंड मील बढ़ सकता है। और ज़्यादा अगर लो टेम्परेचर हो जाए, 50 से 45 तक चला जाए टेम्परेचर, उसमें भी मसला, क्योंकि केक ठंडा हो जाएगा, हेक्सेन भी ठंडी होगी, जिसमें केक के अंदर जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, वो बहने की पोजीशन में उस तरह नहीं होगा जिस तरह एक टेम्परेचर में वो होता है। तो उस वजह से भी जो हेक्सेन है उसमें से ऑयल उसको निकालने में थोड़ा मुश्किल होगी। तो टेम्परेचर उसका आपने मेनटेन रखना है। लेकिन बाज़ का जब सर्दियों वाले इलाके होते हैं वहाँ पे अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो आपने स्टीम की लाइंस लगानी है उसके अंदर, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। अगर जहाँ पे गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपने स्टीम भी नहीं लगे फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपने वहाँ पे पानी की शावरिंग करनी, पानी की लाइंस लगानी जो अंदर सर्कुलेशन करेंगी, ताकि हेक्सेन को ठंडा रखें, ताकि आपके एक्सट्रैक्टर का जो अंदर का टेम्परेचर है उसको मेनटेन रखें। तो नाज़रीन, नंबर 2 पे है चोकिंग ऑफ एक्सट्रैक्टर स्क्रीन। मैंने आपको बताया था कि जो चैन कन्वेयर होती है एक्सट्रैक्टर के अंदर, उसके ऊपर जालियाँ लगी होती हैं 28 से 30 मैश की। तो उसके ऊपर जब हम केक आता है और केक जब समझ लें ये जाली लगी हुई और केक इसके ऊपर है, केक जब यहाँ से यूँ आएगा इस तरफ डीटी की तरफ जाएगा और बाकी जो ये चैन इस तरफ जाएगी, अगर इसकी सही से सफाई ना की गई ब्रश से या रेंजिंग पंप से, तो जो पाउडर होता है वो इसको चोक कर देगा। तो ये जो ऐसा ऐसा जब ये जालियाँ चोक होना शुरू हो जाएंगी तो हेक्सेन जो ऊपर से हम शावर करेंगे तो वो ड्रेन नहीं होगी, नीचे हॉपर में ड्रेन ठीक से नहीं होगी। एंड रिज़ल्ट वो क्या, वो मील के अंदर हेक्सेन चली जाएगी, जिसको हम वो मार्क का नाम देंगे। मार्क में हेक्सेन ज़्यादा हो जाएगी। वो हेक्सेन जब जाएगी डीटी के अंदर लोड बढ़ जाएगा आपका, तो उसको आपका जो लॉसेस है हेक्सेन का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी प्लांट बंद हो या प्लांट के चलते ही आपने ना एक जगह बनी होती है, आपने वहाँ से ना उसको जालियों को साफ़ करना है, उसको चोक होने से बचाना है। अगर ये चोक होगी तो मील के अंदर जो ऑयल है वो बढ़ सकता है। तो तीसरे नंबर पे है चोकिंग ऑफ शावरिंग सिस्टम। ये जो शावर सिस्टम आप देख रहे हैं, तो ये शावर सिस्टम भी चोक हो जाता है बाज़ वक़्त कचरे की वजह से, किसी भी ये प्रॉब्लम की वजह से ये भी चोक हो जाता है। इसकी भी आपने अच्छे से सफाई करनी है ताकि ये शावरिंग चोक ना हो। प्रॉपर जो आपने एक्सट्रैक्शन रेट उसके ऊपर डाला हुआ है केक के ऊपर, वही उसको प्रॉपर उसको मिले, प्रॉपर शावरिंग हो उसके ऊपर, ताकि मील के अंदर ऑयल कम से अंडर 1% ही जाए। तो नाज़रीन, ये थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से ऑयल एंड मील बढ़ सकता है आपका। तो एक और बात भी आप याद रखेंगे, जब भी सॉल्वेंट प्लांट आप चलाएंगे तो पीआरपी सेक्शन को आपने मजबूत करना है, क्योंकि इसी की पीआरपी सेक्शन की वजह से सॉल्वेंट प्लांट बेहतरीन काम करता है। अगर ये पीआरपी सेक्शन आपका ख़राब होगा तो सॉल्वेंट प्लांट आपका ठीक से काम नहीं करेगा। तो एंड रिज़ल्ट जो सॉल्वेंट प्लांट का फॉर्मूला होता है उसी से पूछा जाता है कि ऑयल एंड मील बढ़ा क्यों है, चाहे गलती पीआरपी की भी हो। लेकिन आपने पीआरपी सेक्शन को ख्याल से देखना है और अगर इसमें कोई पीआरपी सेक्शन में ही मसला है तो उसको आपने दुरुस्त करवाना है। तो इस पर कोई आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये था ऑयल एंड मील क्यों बढ़ता है। अब हम चलते हैं एक्सट्रैक्टर के बाकी चीज़ों की तरफ कि इसकी कैपेसिटी कैसे मालूम करनी है या एक्सट्रैक्शन रेट क्या होना चाहिए। तो इन चीज़ों की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, अब एक्सट्रैक्शन प्लांट में जो एक्सट्रैक्टर है उसकी आपने कैपेसिटी कैसे मालूम करनी है कि ये एक्सट्रैक्टर कितनी कैपेसिटी का है। तो उसका मालूम करने का कुलिया ये है कि इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द एक्सट्रैक्टर के अंदर जो वॉल्यूम है जिसके ऊपर केक आपका
चैन के ऊपर चलेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, तो वो आपने जो इफेक्टिव वॉल्यूम है जहाँ पे केक आएगा उसको आपने मापना है, ना कि पूरा एक्सट्रैक्टर को। तो वो आपको पता होनी चाहिए। उसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, डेंसिटी ऑफ द फीड स्टॉक। हर फीड स्टॉक का मतलब ये कि केक की डेंसिटी आपको मालूम होनी चाहिए। हर केक की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है, मतलब सोयाबीन की और होती है, कनोला की और होती है, सनफ्लावर की और होती है। तो उसके मुताबिक आपने डेंसिटी को इसको मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास कैपेसिटी ऑफ द एक्सट्रैक्टर आ जाएगी। तो उसके बाद आप है साइकिल पीरियड, मतलब जो चैन है, चैन कन्वेयर है, उसका एक साइकिल कितने मिनट में कंप्लीट होगा, या उसके जो चैन साइकिल का पीरियड कितना है। तो वो मालूम करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द बेल्ट, यानी कि चैन कन्वेयर कितनी लंबी है, उसकी लेंथ आपकी लंबाई मालूम होनी चाहिए। और उसको डिवाइड कर देना स्पीड ऑफ द बेल्ट, जो उसकी चैन की स्पीड है, जो हमने जो गेयर सिस्टम लगाया हुआ है, उस गेयर की आपने स्पीड को मेजर करना है कि वो कितनी स्पीड है। वो आप डिवाइड करेंगे तो आपका साइकिल पीरियड आ जाएगा कि कितने पीरियड में वो एक चैन अपना साइकिल मुकम्मल करती है। उसके बाद आ जाएगा एक्सट्रैक्शन रेट नंबर 3 पे। एक्सट्रैक्शन रेट आपको उस वक्त मालूम होगा जब आपको फीड स्टॉक मालूम होगा कि फीड स्टॉक मतलब कितनी है आपकी कैपेसिटी, एक्सट्रैक्टर के अंदर कितना फीड स्टॉक मौजूद है इसके अंदर। और उसके बाद आपको जो साइकिल पीरियड है, साइकिल पीरियड आपने पहले वैसे निकाल, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका एक्सट्रैक्शन रेट आ जाएगा। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर एक्सट्रैक्शन सिस्टम के हवाले से। तो आज ये एक्सट्रैक्टर का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, वो होगा डिस्टिलेशन ऑफ मिसले के हवाले से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।